हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। हमारे हर हफ्ते के जो रिचुअल है जिसमें हम हर संडे टू संडे मिलते हैं और इकोनॉमी न्यूज़ को कवर करते हैं, तो बस उसी रिचुअल को आज भी फॉलो करते हुए आज और इस हफ्ते की न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। एंड द हफ्ता पर्टेन्स टू भाई 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी न्यूज़ है उसको आज हम कवर करेंगे। क्लास का प्रोटोकॉल आपको पता है कि इस तरीके से क्लास डिवाइडेड होती है। हमारी क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जिसमें स्टार्टिंग वाला कुछ पार्ट होता है जिसको हम डिटेल में करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्कोप लगता है कि इसमें से कोई मेंस का क्वेश्चन उठ के आ सकता है। एंड द दूसरा सेक्शन इज सीधी बात नो बकवास वाला सेक्शन, राइट। सीधी बात नो बकवास में हम सिर्फ और सिर्फ एकदम टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ से जो है मेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन और प्रीलिम्स को पास करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है हम इस वाले सेक्शन में जो है वो कवर करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है उसमें दो बहुत खास बात होने वाली है। एक, आपको एक नया डायमेंशन न्यूज़ को एनालाइज करने का सिखाने वाली हूँ, वो मैं बताऊंगी। और एक सरप्राइज जो है वो बिल्कुल वीडियो के एंड में है, जहां मैं आपको कुछ एक और नई तरीके से इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, उसको भी सिखाने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपने पेन और पेपर लेके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। तो आइए चलिए देखते हैं पहले तो हम कौन सी न्यूज़ आज कवर करने वाले हैं। तो टोटल 7 न्यूज़ है जिसको हम आज कवर करेंगे। शुरू की ये जो 3 न्यूज़ है वो कौन सी न्यूज़ है? ये वाली न्यूज़ है जिनको हम डिटेल में, जो कि मेंस सेंट्रिक या मेंस में इसमें से कोई थीम आ सकती है या कोई क्वेश्चन आ सकता है या कोई डायमेंशन आ सकता है इस न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड। एंड ये जो बाकी के 4 न्यूज़ है ये वाली न्यूज़ है जहाँ पे हमें सिर्फ क्या करनी है, सीधी बात और नो बकवास, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, चलो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट न्यूज आप देख रहे होगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, विच सेज दैट G7 पुट्स अ कैप ऑन रशियाज ऑयल। स्टूडेंट्स, अब मुझे समझ आ गई है कि भाई आपको इकोनॉमी धीरे धीरे समझ आने लग गई है। ऐसा नहीं है कि अब इकोनॉमी में बिल्कुल हमारा जो है वो डब्बा गोल है, क्योंकि भाई हर हफ्ते हम इकोनॉमी की न्यूज़ समझते हैं, वहाँ हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन से, बेसिक पोर्शन से, सो दैट ये जो लिंकेज है करंट अफेयर्स का और स्टैटिक पोर्शन का वो हमारा बना रहे। ठीक है, तो आज तक हमने इकोनॉमी न्यूज़ को कवर किया, आज भी हम इकोनॉमी न्यूज़ को ही कवर करेंगे, लेकिन एक नया डायमेंशन ऐड करेंगे। हमारी जो फर्स्ट वाली न्यूज़ थी ना जिसमें G7 ने रशिया के ऑयल के ऊपर कैपिंग लगाई है, उसको एक नए डायमेंशन से एनालाइज करेंगे। और वो नया जो डायमेंशन है वो है जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? वो ही होती है जो IR, इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपके मेंस का पार्ट है, ठीक है ना, GS पेपर 2, जहां आप IR के 4 क्वेश्चन लिखोगे मेंस में। तो बस जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, जिस तरीके से हर देश में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती ही होती है, सरकारें बनती हैं, और वो क्यों होती है? फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल, या कह सकते हैं फॉर दी क्वेस्ट ऑफ पावर। सिमिलरली यही चीज़ भी क्या होती है, अराउंड दी वर्ल्ड भी होती है, अमंग्स कंट्रीज। जितने कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में उनमें भी क्या चलता रहता है? क्वेस्ट फॉर पावर, कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन वर्ल्ड का लीडर है, कौन डिक्टेट करेगा टर्म्स। ठीक है, सो अभी तक आपको पता ही होगा कि USA को कहीं ना कहीं एक सुपर पावर माना जाता है बहुत सालों से। ठीक है ना, अब एक इमर्जिंग सुपर पावर है जो कि चाइना भी है। ठीक है, इस तरीके से वो बहुत उभरने की कोशिश कर रही है। तो सब अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सारी ये जो तिकड़म है, इन सबको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स। अब ये जो जियोपॉलिटिक्स है, ये जो गेम है, इसका कहीं ना कहीं हर कंट्री की आर्थिक व्यवस्था, अगर मैं कहूँ, क्योंकि हमने पढ़नी तो इकोनॉमी है ना, तो हमें क्या देखना है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स चलती है अराउंड दी वर्ल्ड, इसका किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, एंड स्पेशली जब हम किसी भी देश की बात कर रहे हैं, सो बाय दैट व्हाट आई मीन इज इंडिया की इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज हम उस डायमेंशन को भी कवर करेंगे। सो दैट पर्टिकुलर डायमेंशन इज जियो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारी फर्स्ट न्यूज हम देख रहे थे, विच इज G7 सेट्स रशियन ऑयल प्राइस कैप
ऑफ $60 अ बैरल। तो G7 क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश करी आपको न्यूज़ को जितना तोड़ के पढ़ा सकूं उतना पढ़ाऊं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, ताकि इन टोटल आपको जो न्यूज़ है वो समझ आने लग जाए। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए एक समझ लीजिए कि G7 एक ग्रुप है 7 कंट्रीज का, ठीक है ना। इसमें 7 कंट्रीज हैं और वो ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जो काफ़ी एडवांस्ड है, ठीक है ना। उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज है। और अगर हम इसमें देखें कि वो कौन से 7 लोग हैं जो ये G7 ग्रुप है उसका पार्ट है, द फर्स्ट वन इज कनाडा, फिर फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड यूके। तो अगर आपने नाम देखे होंगे, उन पे गौर फरमाया होगा, तो ये वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अब इस ग्रुप ने क्या किया है, इस ग्रुप ने और इसके जो दोस्त यार थे जिसमें यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया भी आता है, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भाई ये जो रशिया है जो वो ऑयल प्रोवाइड करता है, क्रूड ऑयल, उसके ऊपर हम एक कैपिंग लगा देते हैं, एक प्राइस सीलिंग लगा देते हैं, ताकि रशिया उससे ऊपर के दाम पे दुनिया में तेल ना बेच पाए, ठीक है। तो आइए एक बार अबाउट द न्यूज़ देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, अभी उसको डिटेल में भी बात करेंगे। सो न्यूज़ क्या कह रही है, जो मैंने आपको बताया कि G7 अलोंग विद इट्स एलाइज हैज अग्रीड कि भाई टू सेट अ प्राइस कैप, एक प्राइस कैप लगा देते सो दैट रशिया उससे ऊपर जो है अपना क्रूड ऑयल ना बेच पाए। द प्राइस कैप also aims at preventing UK insurance companies to stop providing services to Russian ship carrying crude oil। अब ये क्या हो रहा है, रशियन शिप्स हैं, ठीक है ना, जो तेल लेके जाती हैं, क्योंकि तेल कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, नेचुरल गैस तो पाइपलाइंस में से चला जाता है। तेल को एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या लगती है, कॉस्ट, क्यों, क्योंकि शिप्स चाहिए होती हैं, और वो शिप्स जो होती हैं वो इंश्योरेंस कराए बिना अपने कोस्ट को छोड़ नहीं सकती हैं। तो रशिया की जितनी भी शिप्स हैं, ठीक है ना, उनको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, मेजरली जितनी कंपनीज है वो कहाँ पे डोमिनेटेड है या लोकेटेड है या एसोसिएटेड है, वो यूके में है। तो ये जो एग्रीमेंट किया ना G7 कंट्रीज ने मिलके कि भाई जो $60 प्रति बैरल से ऊपर हम रशिया को तेल नहीं बेचने देंगे, उस एग्रीमेंट का एक पार्ट भी था कि भाई जो यूके की कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं रशियन शिप्स को, वो भी अब से इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो इंश्योरेंस होगी नहीं तो तेल ट्रांसफर कैसे होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इंडिया का क्या स्टैंड था उसके ऊपर, भाई इंडिया ने ये जो सैंक्शन लगाया गया किसके ऊपर, ये जो फ्रेमवर्क था इसको अग्री नहीं किया। अब ये न्यूज़ क्या है, ये सैंक्शन क्यों लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर और इंडिया का क्या इम्प्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें भाई इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन किस सेंस में, इकोनॉमी सेंस से, इंडिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकता है, क्या ये अच्छी बात है कि इंडिया ने नहीं अग्री किया या क्या ये बुरी बात साबित हो सकती है इंडिया के लिए। तो इसको आज हम अपने न्यूज़ में एक नए डायमेंशन से कवर करेंगे। तो पहले हम इसका पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल रादर आई वुड से, वो पार्ट जो है उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बहुत टाइम से क्या चल रहा है, बहुत टाइम से चल रही है यूक्रेन रशिया क्राइसिस, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे, ठीक है ना। अब रशिया को यूक्रेन से लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए क्या चाहिए, फंड्स। ये तो बहुत ही आम बात है कि भाई वॉर के लिए भी हमें फंड्स चाहिए होते हैं, और रशिया के पास वॉर के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, पेट्रोल बेच के, तेल बेच के, क्रूड ऑयल बेच के, ठीक है ना, पेट्रोल बेच के, ठीक है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रशिया के फंड्स हैं वो डिप्लीट हो जाएं, वो कम हो जाएं, सो दैट वो ये जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रही है बार बार वो कम हो जाए। तो इसलिए जो G7, ऐसा नहीं है कि G7 सिर्फ और सिर्फ ये सैंक्शन लगाने के लिए बना है, बहुत पुराना फ्रेमवर्क है, बहुत पुराना गठन है जहाँ पे ये 7 कंट्रीज बहुत सारे फ्रेमवर्क्स लेके आती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो G7 ने क्या डिसाइड किया, क्या ऐसा करें कि ये जो तेल बिक रहा है ना, जिससे फंड्स आ रहे हैं रशिया के पास, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए, सो दैट रशिया के पास फंड्स कम होंगे तो वो यूक्रेन पे अटैक करना छोड़ देगा। तो 2 तरीके हैं भाई इसके, या तो वो सीधा सैंक्शन लगा दे, या तो वो सीधा सैंक्शन लगा दे
कि रशिया से अब कोई तेल नहीं खरीदेगा, तो जितनी भी कंट्रीज जो G7 को सपोर्ट करती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। तो एक तो तरीका हो गया कंप्लीट सैंक्शन, कंप्लीट बैन कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे ताकि रशिया दुनिया भर में तेल बेच ही ना पाए। और दूसरा तरीका है वैसे अगर आप सोचो, अगर फर्स्ट तरीके को, ये जो फर्स्ट ऑप्शन था, इसको फॉलो करें तो इससे क्या होगा? अगर कंप्लीट सैंक्शन लगा देते तो सोच के देखिए इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा। भाई अगर रशिया ने, जो कि एक मेजर एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का, अगर वो वहां से अगर तेल खरीदना बंद कर दिया वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज ने, तो जो क्रूड ऑयल है जिससे पेट्रोल बनता है, जिससे डीजल बनता है, वो क्या हो जाएगा? उसका प्राइस महंगा। तो इससे तो ये G7 कंट्रीज को भी नुकसान होगा। तो इसको सर्कमवेंट करने के लिए, इससे बचने के लिए G7 ने एक नया तरीका निकाला। और वो नया तरीका क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई हम कंप्लीट सैंक्शन नहीं लगाते क्योंकि उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान होगा। हम क्या करते हैं, एक प्राइस कैप लगा देते हैं, प्राइस कैपिंग लगा देते हैं कि भाई रशिया जो है इससे ऊपर नहीं बेच पाएगा तेल। बेचना है रशिया को तो बेचो $60 प्रति बैरल में, उससे ज़्यादा बेचोगे तो उससे ज़्यादा प्राइस पे, मतलब जब बेचोगे तो कोई भी कंट्री जो हमें सपोर्ट करती है वो आपसे क्या खरीदेगी? तेल नहीं खरीदेगी। इससे क्या होंगे? धीरे धीरे रशिया के पास फंड्स कम होते जाएंगे और वॉर के लिए पैसे बचेंगे नहीं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, रशियन इकोनॉमी वीक हो जाएगी और ये जो वॉर है वो थम जाएगी। इस पूरे एग्रीमेंट पे, जो फ्रेमवर्क था प्राइस कैप का, इंडिया ने बोला कि आई डू नॉट अग्री टू दिस फ्रेमवर्क। इंडिया ने बोला आई डू नॉट अग्री टू दिस फ्रेमवर्क। तो अब ये जो इंडिया ने अग्री नहीं किया है, उससे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया के ऊपर, इंडिया की रादर देन इकोनॉमी के ऊपर। सो इंडिया, एज यू सी, हैज नॉट अग्रीड टू सपोर्ट द प्राइस कैप इम्पोज्ड ऑन रशिया। इंडिया कितना परसेंट, आपको क्या लगता है, इंडिया अपने क्रूड ऑयल का कितना परसेंट इंपोर्ट करती है, और स्पेशली फ्रॉम रशिया? अगर कोविड से पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1%। टोटल क्रूड ऑयल जितना इंडिया इंपोर्ट करती है उसका सिर्फ 1% वो रशिया से खरीदती थी। बट कोविड के बाद चीज़ें बदली और इंपोर्ट जो है रशिया से क्रूड ऑयल का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। अब अगर आज की बात करें तो इंडिया के जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है, जो इंडिया को तेल प्रोवाइड करते हैं, वो है इराक, दूसरा है सऊदीया और तीसरा है रशिया। तो वो रशिया के साथ कहीं ना कहीं गुस्ताखी या उसको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कल को अगर रशिया ने प्राइस इंक्रीज कर दिए अपने किसके, क्रूड ऑयल के, तो क्या होगा? इंडिया को नुकसान होगा। नुकसान किस सेंस में होगा कि भाई महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। महंगा तेल खरीदेंगे, अगर महंगा तेल खरीदेंगे तो मतलब जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज होता है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होगा। और आपने पढ़ा ही होगा ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, कि जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक और डेफिसिट होने के, विच इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री। अगर हम तेल महंगा खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ने से हमारा जो ट्रेड बिल है वो बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ आएगा? फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो हमारा जो FRBM का टारगेट है वो मिस हो जाएगा। तो अब आपने देखा किस तरीके से चीज़ें रिलेटेड नहीं, आई वुड से इंटर रिलेटेड हैं। दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। उससे निपटने के लिए एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की या बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पॉलिटिक्स जो आपस में चल रही है उसका इंडिया पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो है ये। तो आपको जो न्यूज़ है वो इस डायमेंशन से समझनी होगी आगे जाते हुए। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? सिंपल तरीके से चीज़ों को अनकवर कर रहे थे, ठीक है, कि भाई अभी हम एक बेसिक लेवल जो है वो क्लियर कर लें और उसके बाद हम थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे। बट
अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड जब आप मेंस के लिए बैठेंगे, जब आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, तो ये चीज़ों को कनेक्ट करना, जो कहते हैं ना, यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट दी डॉट्स इन यूपीएससी। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो वो इंटर रिलेटेड किस तरीके से है, आज हमने सीखा कि जियोपॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे किस तरीके से फर्क आ सकता है। तो इंडिया ने इसीलिए स्टैंड लिया कि कल को अगर रशिया ने नाराज होके क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये होगा कि हमको तेल महंगा मिलेगा और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। अभी वैसे ही रिसेशन चल रहा है, ठीक है ना, वैसे ही कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 साल कोविड के भी बहुत हमारी कंट्री के लिए बुरे निकले, टैक्सेस का कलेक्शन इतना था नहीं, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक सच अ डिसीजन विच कुड क्रिएट अ डेंट ऑन आवर कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। सो दैट इज द न्यूज़ वॉज कि भाई किस तरीके से G7 ने जो इम्पोजिशन लगाया और उसका क्या इम्पैक्ट रशिया के ऊपर पड़ा, ठीक है ना। रशिया की अगर 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 हम रशिया के इम्पैक्ट की अगर बात करें तो रशिया पे अभी के टाइम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि रशिया का जो अभी क्रूड ऑयल है, जिसको बोला जाता है यूराल ऑयल, वो ऑलरेडी $68 पर बैरल पे बिक रहा था। तो अगर उसको 60 भी करना पड़ गया तो कुछ बहुत नुकसान नहीं होने वाला है रशिया को, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स क्वेश्चन भी आया था। वो क्या क्वेश्चन था कि एक बार पूछा गया भाई वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है ना। तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इज रिलेटेड टू दी क्रूड ऑयल, जैसे कि एक ब्रेंट क्रूड अगर आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है ना। दूसरा होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और तीसरा होता है यूराल ऑयल। यूराल ऑयल इज द ऑयल विच इज बीइंग सप्लाइड बाय रशिया। इसमें मिक्स किया जाता है लाइट ऑयल which is being provided by Siberia और which is found in Siberia। तो ये वर्ड जो है यूराल ऑयल आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, और ये पूरी जो न्यूज़ थी हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपसे IR में पूछा जाए GS2 में, और हो सकता है ये आपसे GS3 में भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे जो डायमेंशंस हैं, दिमाग के हॉराइजन्स हैं, वो एकदम खुले होने चाहिए। चलिए, तो एक नया तरीका देखा आज हमने न्यूज़ को एनालाइज करने का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आगे चलते हैं, विच इज़ एनर्जी कंजर्वेशन बिल इन राज्यसभा। तो इसको मार देते हैं टिक क्योंकि हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल पे। तो अभी आपको पता होगा कि भाई अभी विंटर सेशन चल रहा है हमारा राज्यसभा का, ठीक है। आई थिंक 7 दिसंबर या 9 से स्टार्ट हुआ था और 29 या 30 दिसंबर तक चलेगा। वहाँ पे बहुत सारे बिल्स ले किए जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, सो दैट अगर राज्यसभा में भी पास हो जाए तो फिर उसको हम प्रेसिडेंट को भेज दें असेंट के लिए, सो दैट वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली ऑन दी सिमिलर लाइंस क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल इस बार के मॉनसून सेशन में लोकसभा में तो पास हो गया था, ठीक है ना। वहाँ से उसको अर्जी मिल गई थी कि हाँ जी गो अहेड सिग्नल मिल गया था। तो अब उसको विंटर जो सेशन है उसमें कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, राज्यसभा में, सो दैट वहाँ पे भी वो जो है वो पास कर दिया जाए। तो एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि इन दी विंटर सेशन ऑफ राज्यसभा एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 इज इंट्रोड्यूस्ड। द बिल वाज पास्ड इन दी लोकसभा इन दी अगस्त इटसेल्फ। अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट की, क्योंकि पूरी स्टोरी समझना ज़रूरी है। जब तक पूरी स्टोरी नहीं समझोगे पीछे की और सिर्फ अभी का समझ लोगे तो आप बाद में मेंस में जो आंसर है या इंटरव्यू में चीज़ें कनेक्ट करके नहीं बता पाओगे। तो इसलिए थोड़ी सी बैक ट्रैक करके चलते हैं, चीज़ें बैक ट्रैक करके समझते हैं, और फिर आपको जो अभी का बिल है जो उसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो आपको काफ़ी क्लियरली अपने आप समझ आने लग जाएंगे। सो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लेके आए गए, ठीक है ना। जो मेन एक्ट आया था उसका बेसिकली एजेंडा क्या था कि भैया एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए एनर्जी का, प्लस कंजर्वेशन, किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को ताकि वेस्ट ना हो, फ्यूचर के लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो। और सेकंड था एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, को भी इसी एक्ट के अंदर लाया गया। तो आपसे कभी कोई पूछे कि भाई जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो कौन सी बॉडी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है? सो आपके पास आंसर होना चाहिए जी हाँ जी, हमें पता है कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई है जी? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा उसको स्थापित किया गया था। फिर एनर्जी, आगे चलते हुए एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में 2010 में फर्स्ट अमेंडमेंट आता है। ये जो अभी अमेंडमेंट की बात चल रही है, ये सेकेंड अमेंडमेंट है जो लोकसभा में पास हो चुका है और अभी राज्यसभा में टेबल्ड है। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो लाया गया था 2010 में, और उस अमेंडमेंट में क्या बात करी गई थी? उस अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस लाए गए थे, और वो ये चेंजेस थे कि जो एक्ट था उसका स्कोप एक्सपैंड किया गया टू ब्रिंग एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स फॉर बिल्डिंग्स, अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स एज वेल। कि एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ बिल्डिंग या घरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप्लायंसेस जो हम घर में गीजर यूज करते हैं, हम एसी यूज करते हैं, हम मिक्सी यूज करते हैं, उसमें भी इस तरीके की टेक्निक्स यूज होनी चाहिए ताकि जो एनर्जी है वो सेव हो सके। ठीक है ना? ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बांटे जाते हैं उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशन को जो एनर्जी सेव करती हैं। तो एक समझने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट एक कोटा डिफाइन करती है जिस लेवल तक आपको एनर्जी सेव करनी है। अगर आपने ये कोटा को एक्सीड कर लिया, आपने ये कोटा एक्सीड कर लिया, तो आपको क्या मिलेंगे? एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। और याद रखिएगा ये सर्टिफिकेट्स कौन इशू करता है? ये गवर्नमेंट इशू करती है। अब मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बार एनर्जी सेव करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल पाई, कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाई, तो वो एनर्जी सेव नहीं कर पाई। वो क्या करेगी? इस कंपनी के पास जाएगी जिसने टारगेट सुपर अचीव कर लिया है। ठीक है ना? और इससे ये सर्टिफिकेट्स क्या करेगी? वो खरीद लेगी। ठीक है? इससे क्या हुआ कि एक तो जिसने बैलेंस आउट हो गया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा सेविंग हुई थी, यहाँ पे किसी ने कम करी, उसने ये सर्टिफिकेट्स खरीद के उसको बराबर कर लिया, और इस सर्टिफिकेट से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको भी रेवेन्यू मिला। ठीक है? तो ये जो स्कोप था, ये जो अमेंडमेंट था, ये जो चेंज था, ये किसके अंडर लाया गया? जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था 2010 वाला। फिर पेनल्टीज भी लाई गई। अमेंडमेंट जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके अंदर किसके लिए? कि अगर कोई वॉयलेट करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होनी चाहिए, वो ओरिजिनल एक्ट में नहीं बल्कि उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रेजेंट थी। अब बात करते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड अमेंडमेंट जो कि ड्यू है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। और अगर हम एक बार फटाफट से इसके प्रोविजंस भी देख लें, अगर हम इसके प्रोविजंस की बात करें तो अगर हम प्रीवियस प्रोविजंस, यहाँ पे ये पूरा जो चार्ट है, ये जो पूरी फोटो है, इसमें क्या कंपैरिजन कर रखा है कि भाई ये पहले के क्या प्रोविजंस थे और अब जो नया एक्ट आने वाला है उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं। तो बात करते हैं क्रेडिट मार्केट की। तो पहले का जो अमेंडमेंट था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट था। इनफैक्ट जो नया वाला अमेंडमेंट आ रहा है उसमें देयर इज अ प्रोविजन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द क्रेडिट मार्केट, जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो किसकी? सर्टिफिकेट्स की। भाई जिसने ज्यादा कर लिया है सेव वो उनको बेच सकता है जिन्होंने अचीव नहीं किया है। अब ये जो ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर होगा, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, अभी ये क्लियर ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर क्लैरिटी इज येट टू कम। बट यस, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो अब नए वाले अमेंडमेंट में आएगा। ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू दो सर्टिफिकेट्स, जो हम वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे ना। तो प्रीवियस अमेंडमेंट में ये था कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर थी उन सर्टिफिकेट्स को इशू करने की, वेयर एज जो नया अमेंडमेंट है उसमें पावर दी गई है गवर्नमेंट को प्लस एनी अदर एजेंसी जो जिसको अथॉरिटी दी गई है या दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा कि भाई आप भी जाके सर्टिफिकेट्स बेच सकते हो। सो पहले क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एनी अदर एजेंसी जिसको ऑथराइजेशन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा।
ठीक है ना। गवर्निंग काउंसिल जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी था, उसके पहले कितने मेंबर्स थे उसमें? 20 से 26 मेंबर्स की उसकी जो कॉम्पोजिशन थी। वेयर आज जो अब नया पैनल बनेगा उसमें कहीं ना कहीं 31 to 37 मेंबर्स होंगे। एंड एज वेल इसमें क्या है, दूसरी मिनिस्ट्रीज जैसे कि हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, जैसे कि जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, वो उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उनको भी पार्ट बनाया जाएगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, ठीक है ना। पहले में था कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स फॉर एनी इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। अब ये जो गवर्नमेंट सिर्फ पहले किसके लिए टारगेट सेट करती थी? इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो ना ही सिर्फ इक्विपमेंट एंड अप्लायंस और साथ ही साथ व्हीकल्स, वेसल्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बिल्डिंग्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, इनके लिए भी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर सकती है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अब कुछ लास्ट 2-3 बार से देखा जा रहा है, मेंस में तो डेफिनेटली बिल का एनालिसिस, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ऑल्सो। पहले माना जाता था कि भाई प्रीलिम्स में ना जब तक कोई एक्ट नहीं बन जाता, अब जब तक वो बिल की स्टेज में है तब तक जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू नेवर नो, जब तक आप प्रीलिम्स दो, ये पास हो जाए जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल है, ये जब तक एक्ट बन जाए जो इसमें सेकेंड अमेंडमेंट है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई पहले के प्रोविजंस क्या थे और अभी के प्रोविजंस क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अब चलते हैं इसके बाद हमारी थर्ड न्यूज़ पे। उससे पहले सेकेंड न्यूज़ को हम चलेंगे टिक लगाने की, भाई अभी हमारी 2 मेजर न्यूज़ जो हैं आज की वो कवर हो गई। अब चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ विच इज़ AT&C लॉसेस ऑफ डिस्कॉम्स कम डाउन। तो भाई ये डिस्कॉम क्या होते हैं? डिस्कॉम्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आइए ये फोटो देखते ही आप समझ जाएंगे। ये जो केबल लाइंस आपने देखी होंगी, जो हाईवेज पे, जो आपके घर के बाहर भी आपने देखा होगा बिछी होती हैं, तो ये किसके द्वारा बिछाई होती है? इसके थ्रू क्या होता है भाई? इससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है, आपके घर तक बिजली पहुंचती है, राइट? ठीक है ना। तो ये जो कंपनीज होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम बोला जाता है, उनके वहाँ पे एक लॉस होता है AT&C लॉस, जिसके बारे में हम डिटेल में डेफिनेटली बात करेंगे। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि ये जो लॉसेस हैं डिस्कॉम के, ये कम हो गए हैं पहले की तुलना में। चलिए आइए बात करते हैं न्यूज़ की डिटेल की। सो द एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, जो AT&C का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। घबराइएगा मत, मैं ज़रूर समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। पहले एक बार न्यूज़ समझ लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। कि जो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस हैं वो अब क्या हो गए हैं? वो कम हो गए हैं पिछले साल की तुलना में। पिछले साल की तुलना में पिछले साल क्या था? 21 से 22% जो थे ये लॉसेस थे, अब कितना हो गया है? 17%। ठीक है। अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, उनको ये पता होना चाहिए कि आपको ये वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रखने हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि पिछले साल भाई 22% था, इस बार जो है 17% हो गया। इवन इन मेंस के पर्सपेक्टिव डेफिनेटली आप वहाँ पे आंसर्स में नंबर्स कोट करोगे। मैंने ही आपको क्लास में ना जाने कितनी बार बताया कि मेंस का आंसर GS3 का इनकम्प्लीट है जब तक आप उसमें फिगर्स एंड डेटाज एंड फैक्ट्स नहीं कोट कर रहे हो। बट दैट डजंट मीन कि आप हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा जो न्यूज़पेपर में या जो मार्केट में आ रहा है उसको आप क्या करो? मगअप करो। सो अगर हम ये जो डिस्कॉम के लॉसेस की बात करें, कौन सा वाला लॉस? एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, तो इसको भी, इसके भी डेटा को आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां भी जरूरत होगी डेफिनेटली मैं आपको बता ही दूंगी। तो एक बार थोड़ा सा ना डिस्कॉम्स को समझ लेते हैं, ठीक है ना। डिस्कॉम्स क्या मतलब, पावर सेक्टर क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तब आपके लिए आसान हो जाएगा, एक आपके दिमाग में ब्रॉड पिक्चर डेवलप हो जाएगी। तब आपके पास इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए मटेरियल होगा। कल को कोई न्यूज़ में कवर नहीं भी कराती हूँ, बट अगर आपको पावर सेक्टर की नॉलेज है कि वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से फंक्शन करता है, तो आप अपने आप ही शायद न्यूज़ से रिलेट करने लग जाओगे। तो अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है पावर जनरेशन, जहाँ पे पावर जनरेट करी जाती है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सेंट्रल सेक्टर अवेलेबल है, सेंट्रल सेक्टर को अलाउड है, परमिशन है, स्टेट्स हैं और
प्राइवेट सेक्टर्स भी जो हैं जो पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की मदद से होती है, फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी। अब बात करते हैं इसके बाद ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन होता है कि भाई जहाँ पावर जनरेट हुई है, जहाँ पावर जनरेट हुई है वहाँ से उसको ट्रांसमिट करना। जो हाई पावर लाइंस होती हैं, हाई टेंशन लाइंस होती हैं, कहाँ तक, जहाँ पे जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक पहुँचाने का जिम्मा कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पे जनरेट हो रही है, जहाँ पनप रही है एनर्जी, वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक लाने का जिम्मा किसका होता है, ट्रांसमिशन कंपनीज का, ठीक है ना। सो दे ब्रिंग टू दी, कहाँ से, जनरेशन टू दी कौन से सबस्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस तक लाने का जिम्मा जो होता है वो इनका होता है। ये जो लाइंस बिछी होती हैं, जो लाइंस बिछी होती हैं वो आपने देखी होंगी, वो किसकी होती हैं, वो ट्रांसमिशन लाइंस ही होती हैं। इसमें भी एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे भी सेंटर को अलाउड है परमिशन ट्रांसमिशन लाइन में पार्टिसिपेट करने की, देन यस स्टेट्स एंड दी प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो। इसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर प्राइवेट प्लेयर इज दी अदानी ग्रुप, इफ यू वुड हैव हर्ड ऑफ दिस नेम, ठीक है ना। अब लास्ट स्टोरी जहां हमें फोकस करना है, क्योंकि डिस्कॉम से रिलेटेड न्यूज आई है, तो आइए देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होएगा किसको, टू कंज्यूमर्स। कैसे कंज्यूमर्स, जैसे आप जैसे और मुझ जैसे लोग, टू ऑफिसेस, टू फैक्ट्रीज। तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है डिस्कॉम्स का, जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसमें कुछ कुछ स्टेट्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि मुंबई में, जैसे कि दिल्ली में, बट मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो स्टेट ओन्ड ही होती हैं, वो स्टेट ओन्ड ही होती हैं। और हमारे देश की, और जो हमारे देश की डिस्कॉम्स हैं वो इस टाइम बहुत ही बुरे फेज में है। क्यों, क्योंकि उनको काफ़ी तरीके के लॉस होते हैं। सो डिस्कॉम्स की बात कर रहे थे हम, और डिस्कॉम्स के लॉसेस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये एकमात्र सोर्स होता है जहाँ से मनी का फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बेचती हैं, सप्लाई करती हैं, वहाँ से कैश कलेक्ट होता है, और कैश पीछे तक जनरेशन कंपनीज तक क्या जो है वो पहुंचता है। क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहाँ से खरीद रही हैं, पावर जनरेशन कंपनीज से खरीद रही हैं, राइट। चलिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ क्या इश्यूज आते हैं, सबसे पहले इश्यूज आते हैं लॉसेस के, ठीक है ना। अब इनको किस तरीके के लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल लॉस, ठीक है ना। फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकता है, भाई बिजली प्रोवाइड करी थी लेकिन जो जिसने खरीदी उसने बिल ही नहीं भरा बिजली का, ठीक है ना। चोरी चकारी जिसको कहते हैं थेफ्ट, बहुत लोग बिजली की जो चोरी भी करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेट्स में क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाई डू दे डू दैट, ये भी आपको पता है। तो ये भी जो इसका भी लॉस है होता है कि भाई सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करनी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी किसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। तो जब हम लॉस की बात कर रहे थे, तो हमने एक लॉस देखा था फाइनेंशियल लॉस, ठीक है ना, और एक लॉस देखा हमने थेफ्ट वाला लॉस, राइट। सो इसी तरीके से ए टी एंड सी भी लॉस होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स टेक्निकल लॉस, थेफ्ट, इनएफिशिएंसी इन बिलिंग। भाई बिल था 10,000 का लेकिन एक जीरो आगे से हट गया तो 1,000 रुपए का बिल बन गया। डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है ना, जिसको बिजली प्रोवाइड करी थी उसने बिल देने से मना कर दिया। या इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन, आपके पास जो कलेक्शन के सोर्सेज हैं, कलेक्शन के लिए जो मैन पावर है वो ही इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो आपको कलेक्शन करके दे पाए। तो ये जो सारे लॉसेज होते हैं, टेक्निकल, थेफ्ट, इनएफिशिएंसी इन बिलिंग, डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एटी एंड सी लॉसेस में। एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल
लॉस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आपको आई होप पूरी स्टोरी समझ आई होगी कि भैया कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अगर हम जनरेशन की बात करें, पावर जनरेशन सेक्टर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट द्वारा भी कि भैया हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है। अब रिन्यूएबल एनर्जी हर टाइम तो अवेलेबल होती नहीं है, और अगर हम प्रोड्यूस कर भी दे रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी विद द हेल्प ऑफ वेव्स, जो टाइड्स होती हैं, टाइडल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, तो उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं हमारे देश में, ये किसके लिए बनाई गई हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो अगर हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए बना भी दें, जनरेट कर भी दे इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको सबसे पहले स्टोर कैसे करेंगे, उसकी 24/7 सप्लाई कैसे इंश्योर करेंगे, और उसको एंड तक ट्रांसमिट कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हर सेक्टर में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आज हमने कौन से सेक्टर की बात करी थी? पावर सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्कॉम्स की प्रॉब्लम है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अब कैसे बताओगे, काफ़ी सारे बच्चों को तो ऑलरेडी ये चीज़ें पता होती हैं, बट जिन्हें नहीं पता है उनको गूगल करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट ने आज तक ऐसे कौन से स्टेप्स या कौन से मेजर्स लिए हैं फॉर दी हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो डिस्कॉम्स हैं उनकी सहायता के लिए आज तक गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स या मेजर्स या कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसको वो आज तक लेके आई हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि ये अब आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं हमारे फिर से इंडेक्स पे और टिक लगाते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ को भी कि भाई हमने 3 न्यूज़ जो है हमारी आज कवर कर ली। अब हमारा कौन सा सेक्शन स्टार्ट होता है? सीधी बात, नो बकवास वाला। ज़्यादा टाइम हम यहाँ लगाते नहीं है, क्विकली इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इस हफ्ते की रही है वो ये रही है कि भाई जो RBI है, हमारा सेंट्रल बैंक है, हमारा केंद्रीय बैंक है, उन्होंने क्या इंक्रीज कर दिए हैं? जो पॉलिसी रेट्स हैं, पॉलिसी रेट है, जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट आपने अपने बैंकिंग सिलेबस में ज़रूर पढ़ा होता है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को क्या देती है? लोन देती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक्स जैसे कि कौन से बैंक्स? जैसे कि HDFC, जैसे कि येस बैंक, जैसे कि देना बैंक, इन सबको जब लोन देती है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए तो वो किस रेट पे देती है? वो रेपो रेट पे देती है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस पे चाहिए हो, तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चाहिए हो तो कौन सा रेट यूज होता है? बैंक रेट। तो अभी क्या किया है आरबीआई ने अपनी जो बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है वहां पे क्या किया? जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। अब अगर रेपो रेट वो इंक्रीज कर देगी तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक्स को जो लोन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? महंगे मिलेंगे। अगर वो उनको लोन महंगे मिलेंगे तो वो आगे जो लोन देती है कमर्शियल बैंक्स, आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को, रिटेल कस्टमर्स को, बिजनेस हाउसेस को, उसका भी जो दाम है, उसका भी जो प्राइस है, उसका भी जो रेट है वो इंक्रीज कर देगी। और अगर वो इंक्रीज कर देगी तो क्या होगा? कम लोग लोन लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लोग लोन लेने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गया है, मतलब लोन महंगा हो गया, लोग लोन लेना कम कर देंगे। और आरबीआई ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है? आरबीआई ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जो इन्फ्लेशन है उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो टॉलरेंस बैंड है, टॉलरेंस बैंड क्या होता है? 2 से 6% का, वो उससे ज़्यादा है। हाल ही में अक्टूबर में इनफैक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक जो है इन्फ्लेशन टॉलरेंस बैंड से ज़्यादा रहा था। आपको मैंने बताया भी था इकोनॉमी न्यूज़ में, जो वीकली न्यूज़ हम कवर करते हैं, कि भाई आरबीआई को रिपोर्ट लिखनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए इन्फ्लेशन, एंड ये उसके सो आर दी रीजंस। तो पूरी एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, जिसमें आरबीआई ने रिपोर्ट सबमिट भी करी थी। हमने इकोनॉमी वीकली न्यूज़ में कवर किया था कि क्या रीजंस प्रोवाइड करे हैं आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर इन्फ्लेशन गोइंग आउट ऑफ हैंड। सो हाल ही में एक और स्टेप लिया आरबीआई ने, वो यही था कि उन्होंने रेपो रेट फिर से जो है बढ़ा दिया, एंड दिस इज द 5th कॉन्जिक्यूटिव हाइक लास्ट 5
बार से, लास्ट 5 बार से अगर आप देखोगे, मई 2022 से अगर हम स्टार्ट करें तो एकदम हर बार जो है वो हाइक ही करते जा रहे हैं रेट को। यहाँ पे देखिए 4.40 से 4.90, फिर 5.40 कर दिया, फिर 5.90 कर दिया, एंड अब अभी क्या, जो दिसंबर 7 को जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम जो रेपो रेट है उसको 6.25% करते हैं। 35 बेसिस पॉइंट मतलब 0.35%। तो बेसिस पॉइंट क्या होता है कि 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो अगर 35 बेसिस पॉइंट है तो मतलब कितना हो गया, 0.35%। तो 0.35% से जो है, अगर आप देख रहे होगे डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो जो रेपो रेट है वो इंक्रीज कर दिया गया, इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो आपको इस न्यूज़ में क्या चीज़ पता होनी चाहिए? फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, कौन से बैंक्स एलिजिबल हैं, क्या रीजनल रूरल बैंक भी ले सकता है रेपो रेट पे लोन, क्या पेमेंट्स बैंक ले सकता है, ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक रेपो रेट पे लोन ले सकता है? ठीक है, जो एमपीसी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। आरबीआई से जो आते हैं 3 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। क्या ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारी बातें काफ़ी ईजी हैं, हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम में भी हमने कवर करी थी, और ये ऐसी बातें हैं जिन पे आपको डेफिनेटली गौर फरमाना है, क्योंकि प्रीलिम्स पे जो आरबीआई एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी थीम है जो यूपीएससी पेपर सेटर्स की फेवरेट है। सो ये अब आपको कवर करना है इस डायमेंशन से। चलिए, सो हमने हमारी जो 4th न्यूज़ है वो भी कवर कर ली। अब इसी हफ्ते क्या हुआ था, 5th न्यूज़ अगर हम बात करें तो इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? तो करेंसी मतलब आपके देश की कोई करेंसी हो सकती है, दूसरे देश की करेंसी हो सकती है। आपने एक एग्रीमेंट किया है दूसरे देश के साथ, और इंडिया ने हाल ही में मालदीव्स के साथ ये एग्रीमेंट किया है, जहाँ पे उसने एक फ्रेमवर्क, जहाँ पे उसने एक एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी करेंसी को स्वैप करेंगे एक दूसरे से। तो ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है, पहले तो अबाउट दी न्यूज़ देख लेते हैं और इसको समझेंगे किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। सो द सेंट्रल बैंक्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज, सेंट्रल बैंक इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सी है? आरबीआई। ये हमको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। और जो मालदीव्स का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज एमएमए, ठीक है ना। तो उन्होंने सार्क के अंडर जो करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है उसको साइन किया है। दिस एग्रीमेंट विल एनेबल, अब ये एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा होगा, ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है? बिकॉज दिस एग्रीमेंट जो है विल एनेबल मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, जो मालदीव्स का जो सेंट्रल बैंक है या जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, जो चीज़ों को रेगुलेट करता है, किस चीज़ को? वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी को। अगर आप देखोगे कि 2 टाइप की पॉलिसी होती है हर इकोनॉमी में, एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? वो गवर्नमेंट की होती है। फटाफट बेसिक भी रिवाइज कर लेते हैं लगे हाथ जब पढ़ रहे हैं। ये किसकी होती है? ये गवर्नमेंट की होती है। और दूसरी ओर होती है मॉनेटरी पॉलिसी, कि भाई आपके देश में कितना पैसा घूम रहा है, कितना बढ़ाना है उतने पैसे को या घटाना है, ये किसका प्रेरोगेटिव होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेंट्रल बैंक की। तो भाई पैसे की व्यवस्था करके रखना, पैसे ठीक से अवेलेबल है कि नहीं है, घटाने बढ़ाने, ये सेंट्रल बैंक देखेगी। तो इसी तरीके से जो मालदीव्स का सेंट्रल बैंक है, मालदीव्स की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है जिसे कहा जाता है एमएमए, इन ऑर्डर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेक्स, उन्होंने क्या किया? एक फ्रेमवर्क में एंटर किए इंडिया के साथ। सो जिसमें दिस फ्रेमवर्क विल एनेबल एमएमए टू मेक ड्रॉवल्स इन मल्टीपल ट्रांचेस, मतलब वो बार बार इंडिया से मल्टीपल टाइम्स क्या विड्रॉ कर सकती है? यूएस डॉलर को वो विड्रॉ कर सकती है। वो क्यों करेगी? क्यों ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है? बेसिकली मालदीव्स को चाहिए यूएस डॉलर, जो उसके पास है नहीं है, या तो वो बाजार जाके खरीदे, ठीक है ना, या फिर वो अपनी सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ एक फ्रेमवर्क या एक एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है जिसके थ्रू वो डॉलर्स को
अवेल कर सकती है, और वो एग्रीमेंट क्या होता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि भाई दो करेंसीज हैं, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, ठीक है ना, इंडियन रुपीज़ है, और यहाँ पे मान लीजिए यूएस डॉलर्स हैं, ठीक है ना। अब मुझे या तो इंडियन रुपीज़ मुझे कन्वर्ट कराने हैं यूएस डॉलर्स में, तो इसके साथ या तो कुछ चीज़ें एसोसिएटेड होती है कि जब भी हम कोई करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक तो कन्वर्जन कॉस्ट होती है, ऐसा थोड़ी है कि फ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि हमें डीलर को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ एसोसिएट हो जाता है एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। अब ये एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2022 को $1 लिया था एज अ लोन, मैंने एक ही डॉलर, ठीक है ना, मैंने 1 जनवरी को बैंक के पास जाके $1 उनसे उधारी में लोन लिया, तो $1 उस टाइम 60 रुपए का था, मतलब मुझे अगर $1 खरीदना है तो मुझे अपनी जेब में से कितने पैसे निकालने पड़ेंगे, 60 रुपए मैं अपनी जेब से निकाल के दूंगी और मेरे पास $1 आ जाएगा। तो जब मैं बैंक के पास गई और मैंने $1 लिया उनसे, तो कितने मिले मुझे पैसे, उसके बदले 60 रुपए, ठीक है। मैंने बोला था मैं 1 सितंबर को आके, 1 सितंबर 2022 को आके ये $1 आपको वापस कर दूंगी। अब मुझे बैंक के पास $1 वापस करने जाना है, तो मैं बाजार में गई वो $1 ढूंढने। तो जब मैं बाजार में डीलर के पास गई तो उसने बोला लाइए 75 रुपए या लाइए 70 रुपए। तो मैंने बोला क्यों भाई, जब मैं खरीदी थी पहले तब तो 60 रुपए में डॉलर आ जा रहा था, मेरी जेब से सिर्फ 60 रुपए बाहर जा रहे थे, बट अब जब मैं डॉलर खरीदने जा रही हूं तो वो डॉलर $1 कितने का हो चुका है, 70 रुपए का हो चुका है। मतलब अल्टीमेटली मेरा तो नुकसान हो गया ना। जब मैंने बैंक से लोन लिया था $1 का, तो मुझे कितने मिले थे, 60 रुपए, क्योंकि उस टाइम डॉलर का रेट चल रहा था $1 = 60 रुपीज़। अब जब मुझे $1 वापस लौटाना है, तो जब मैंने बाजार से इंतज़ाम किया उसी डॉलर का, तो मुझे वो डॉलर कितने का मिला, 70 रुपए का। तो ये जो होता है ये होता है एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, कि भाई पता नहीं है कि आज डॉलर कितने का है या आज कोई करेंसी कितने की है, तो कल को हो सकता है वो बढ़ भी जाए और हो सकता है घट भी जाए। तो इन्हीं सब रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए एग्रीमेंट में एंटर करती हैं दो कंट्रीज, जहां पे वो बोलती हैं कि भाई मान लीजिए मालदीव्स ने क्या करना है, इंडिया को पेमेंट करनी होती है, मालदीव्स ने इंडिया को पेमेंट करनी होती है, और सिमिलरली इंडिया को भी मालदीव्स को पेमेंट करनी होती है। तो मालदीव्स ने बोला जब आप मुझे पेमेंट करेंगे तो आप मुझे यूएस डॉलर्स में कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि पहले जो इंडियन गवर्नमेंट है पहले वो मालदीव्स की करेंसी खरीदे और फिर वो मालदीव्स क्या यूएस डॉलर्स खरीदे, उससे एक्सचेंज रेट रिस्क बढ़ेगा और जो कमीशन है डीलर की वो भी नुकसान होगा। तो मालदीव्स बोलती है कि भाई ठीक है, जो हमें सेटलमेंट करना है पैसों का एक दूसरे के साथ, हम सीधा किस में कर लेंगे, यूएस डॉलर्स में। मैं आपसे सारा सेटलमेंट जो है वो यूएस डॉलर विड्रॉ करके कर लूँगा। सो दैट इज़ व्हाट टेक्स प्लेस अंडर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। सो विद दिस we come to the end of our fifth news also, right? चलिए, तो हमारी 5th न्यूज़ भी कवर हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी 6th न्यूज़ पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि भारती एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी है हमारे कंट्री की, जो एयरटेल नेटवर्क प्रोवाइडर की जो पेरेंट कंपनी है भारती एयरटेल, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ 2 अफ्रीका पर्ल। तो ये 2 अफ्रीका पर्ल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत बार सिर्फ वर्ड्स पे से उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपसे डिटेल में नहीं जानना चाहते कि उस वर्ड या उस टर्म का मतलब क्या है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, जस्ट वो समझना चाहते हैं कि आप करंट अफेयर से अपडेटेड हो के नहीं। इसका एक एग्जांपल आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बोलता वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, तो उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ ये पूछा हुआ है जो आप वर्ड सुनते हो आजकल न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस टाइम न्यूज़पेपर में बहुत चल रहा था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो ये किस चीज़ से रिलेशन रखता है या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सिमिलरली जो 2 अफ्रीका पर्ल है,
अभी अभी भारतीय एयरटेल उसको उसकी एक स्ट्रेच को इंडिया में भी लाने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके साथ। तो आइए देखते हैं कि जो ये टू अफ्रीका है, ये टू अफ्रीका ये बेसिकली है क्या। सो ये टू अफ्रीका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सब सी प्रोजेक्ट in the world, connecting 46 landing stations in 33 countries in Africa, Asia and Europe। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारा सी होता है, समुद्र होता है, उसके नीचे तारे बिछी होती है जिसके थ्रू इंटरनेट जो है वो फ्लो करता है। तो जो ये टू अफ्रीका है ये पूरा उन्हीं तारों का जाल है जो बिछाया गया है। और ये कौन सी कंट्रीज, 33 कंट्रीज को, और वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में, 33 कंट्रीज जो है वो अफ्रीका, मिडिल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती हैं, ठीक है ना, विद अ केबल लेंथ ऑफ 45,000 किलोमीटर्स। द एक्सटेंडेड टू अफ्रीका पर्ल ब्रांचेस विल इंक्लूड लैंडिंग लोकेशंस। इसकी ब्रांचेस, इसके जो तारे हैं वो कहाँ कहाँ तक आएंगी, वो जो केबल बिछाया जा रहा है, इट विल एक्सटेंड टू ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, पाकिस्तान एंड इंडिया ऑल्सो। सो बस आपको कितना क्या पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो टू अफ्रीका है ये क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सब सी प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, जिसके हेल्प से क्या होगा, इंटरनेट का जो फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर इंटरनेट का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो मतलब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी, उस जगह तक पहुंचाना जहाँ पे अभी तक हमारे देश में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं प्रोवाइड कर पाई है हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट। सो टू अफ्रीका आपको बस इतना याद रखना है, ये मैप भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रीज भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यू कैन सी दिस इज़ दी मिडल ईस्ट, ठीक है ना, दिस इज़ दी मिडल ईस्ट, जहाँ तक ये जो है अफ्रीका, सॉरी टू अफ्रीका की जो है वो रीच है वो अवेलेबल है, ठीक है। सो ये हमारी 6th न्यूज़ भी हो गई। चलिए आइए उसको टिक लगाने चलें। एंड लास्ट जो न्यूज़ है हमारे लिए, इट इज़ क्रेडिट कार्ड्स कैन नाउ बी यूज्ड ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म। अब यूपीआई के बारे में तो मैं जितना भी बता दूं उतना कम है, क्योंकि यूपीआई आजकल हमारी लाइफ का एक बहुत ही क्या है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। हम सब यूपीआई यूज़ करते हैं, कोई उसको फ़ोन पे के हेल्प से यूज़ करता है, कोई पेटीएम में चलाता है। तो बेसिकली यूपीआई है क्या? यूपीआई एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो मैकेनिज्म यूज़ होता है, वो हमने क्लास में भी पढ़ा है और आपको पता होना चाहिए। हम पीछे जो है IMPS जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, NPCI द्वारा प्रोवाइड किया गया। IMPS किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया? नहीं, NPCI ने बनाया है। तो NPCI द्वारा प्रोवाइड किया गया ऐसा सिस्टम जो IMPS है, इसको यूज़ करके जो UPI है, जो आजकल आप पेटीएम चलाते हो, फ़ोन पे चलाते हो, जी पे चलाते हो, भीम चलाते हो, वो किस पे बेस्ड है? इसी के ऊपर बेस्ड है। आप पहले न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूज़ कहती है कि भाई नाउ द UPI ट्रांजेक्शन्स कुड बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑल्सो। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे UPI पे, जो पेटीएम पे, जो फ़ोन पे वो किसके थ्रू? उस पर आपका क्या होता है, आपको पता होगा कि जब भी आपको UPI ऑपरेट करना है तो आपको एक बैंक अकाउंट अटैच करना होता है, तभी तो आपका जो UPI ID है वो जनरेट होता है। तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? वो बेसिकली आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, ठीक है ना। आप अगर कार्ड अटैच करते हो तो कौन सा कार्ड इसके साथ अटैच करते हो? आप अटैच करते हो डेबिट कार्ड। बेसिकली मतलब आपके पास पैसे आपने पहले ही डिपॉजिट कराए हुए हैं, नाउ यू आर यूजिंग दैट मनी विद द हेल्प ऑफ UPI, ठीक है ना। बट नाउ न्यू रेवोल्यूशन हैज कम इन द कंट्री विच सेज दैट कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को भी अटैच कर सकते हो UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए। और बेसिकली ये फैसिलिटी, इसके लिए जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया की जिसका नाम है रेजर पे, अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप फ्रॉम द एक्सिस बैंक। सो बेसिकली आपको ये इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो पूछेंगे भाई रेजर पे कौन है और एक्सिस बैंक क्या है, कौन, इज इट अ गवर्नमेंट बैंक और इज ए प्राइवेट बैंक। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले अभी तक जो है UPI पे क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था है वो अवेलेबल नहीं थी।
और इसी साल एक और डेवलपमेंट हुआ था यूपीआई के क्षेत्र में, वो ये था कि अभी तक यूपीआई हम सिर्फ स्मार्टफोन्स और इंटरनेट की बदौलत ही यूज़ कर पाते थे, बट इस साल करीब मार्च की बात है या अप्रैल की बात है, जो यूपीआई है हम फीचर फ़ोन में विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है कोई बात नहीं, उसके बिना भी हम यूपीआई फैसिलिटी को जो है वो यूज़ कर सकते थे। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट्स है विच मेक्स यूपीआई अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। जो 2023 वाला प्रीलिम्स है उसमें यूपीआई, क्योंकि इस साल काफ़ी यूपीआई जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट्स हुए हैं, फिर से एक डेवलपमेंट आ गई है, तो इसलिए 2023 के लिए ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड यूपीआई हम सबको पता है बेसिकली क्या है, पेमेंट सिस्टम है दैट अलाउ मनीज टू बी ट्रांसफर्ड दो बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है तभी यूपीआई जनरेट होगा और तभी आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से आप अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट से आप डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको एटीएम जाके पैसे विड्रॉ करने की, बैंक जाके पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ओटीपी, बस आपको एक 4 या 6 डिजिट ऑथेंटिकेशन पिन डालना होता है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब ये हमारी साथ की साथ न्यूज़ तो कवर हो गई है। मैंने आपको एंड में बोला था कि मैं आपको एक और चीज़ क्लास के एंड में, जैसे कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में आज एक नया डायमेंशन, एक नए डायमेंशन से न्यूज़ को कवर किया था, इन दी एंड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक और तरीके से, किस तरीके से आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज़ कर सकते हो वो सिखाऊंगी। तो उसके लिए एक और न्यूज़ देखनी होगी। तो न्यूज़ कहती है, और न्यूज़ किससे रिलेटेड है, इट टॉक्स अबाउट इंडियाज़ इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो अभी अभी ऑक्सफैम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने पब्लिश करी है, और उसने बताया कि भाई इंडिया में किस तरीके से बहुत ही बड़ा डिजिटल डिवाइड है। तो डिजिटल डिवाइड क्या होता है, डिजिटल डिवाइड में हम ये देखते हैं कि कितने लोगों के पास एक देश में इंटरनेट का एक्सेस है, इंटरनेट सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, और कितने लोग अभी भी इंटरनेट सेवा या इंटरनेट सर्विसेज से डिप्राइव्ड है। तो ये ऑक्सफैम ने एक स्टडी करी थी और उसने कुछ उसकी फाइंडिंग्स आई। तो पहले न्यूज़ के बारे में, तो ऑक्सफैम क्या है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड अ रिपोर्ट अबाउट इनइक्वालिटी स्टेटस इन इंडिया। इनइक्वालिटी किस सेंस में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इनकम बट इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है वो किसके ऊपर आई है, एक्सेस टू इंटरनेट के ऊपर। ये इनइक्वालिटी कौन सी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ना कि इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी, बट इंटरनेट के एक्सेस की इनइक्वालिटी के ऊपर बात कर रही है। ठीक है ना, चलिए तो एक बार हम देख लेते हैं फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या कहता है कि भाई सिर्फ 31% वुमेन इन इंडिया हैज़ मोबाइल फ़ोन्स, सिर्फ 31% ऐसी महिलाएं हमारे देश में जिनके पास मोबाइल फ़ोन है। वेराज अगर हम मेल्स में देखें, पुरुषों को अगर हम पुरुषों की बात करें तो 61% जो मेल्स हैं हमारे कंट्री में उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, द रूरल अर्बन डिवाइड इज़ ऑफ 31 एंड 67%, मतलब रूरल एरिया में 31% तक ही जो कवरेज है इंटरनेट का, और 67% कवरेज है जो अवेलेबिलिटी है इंटरनेट की, कहाँ पे, अर्बन एरिया में। लास्ट, इंटरनेट पेनिट्रेशन, सबसे ज़्यादा बढ़िया इंटरनेट कहाँ अवेलेबल, बढ़िया इंटरनेट मतलब सबसे स्पीड में नहीं, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट्स, जिले, गांव जो है वो इंटरनेट कवरेज में आते हैं। अगर उस पर बात करें तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है चार्ट, और बिहार जो है सबसे कम पे आता है। अब बात करते हैं इस डेटा को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है आपसे रिपोर्ट के बारे में, ये डेटा पे क्वेश्चंस पूछे जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बात हो सकती है वो आपसे पूछ सकते हैं भाई ये इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय हुम। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सफैम ने पब्लिश करी है, और थीम क्या है इस बार आपको पता है, इट टॉक्स अबाउट दी इंटरनेट अनअवेलेबिलिटी, मतलब डिजिटल डिवाइड के बारे में। ठीक है, अब रही सही बात कि जो रिपोर्ट्स में डेटा आता है उसको हम यूज़ कैसे करें। सो इस डेटा को आप बेसिकली अपने मेंस के आंसर में कहाँ, मान लीजिए अगर कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, ठीक है ना, GS3 में आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई ऐसा क्या है या क्या रीजंस हैं, या सपोर्ट करो अपने आर्ग्यूमेंट को कि भाई अभी भी इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम। ठीक है ना, आप कैसे सपोर्ट करोगे अपने आर्ग्यूमेंट को, कुछ तो आपको वहाँ पे कॉन्क्रीट, कुछ तो ग्रेविटी वाले पॉइंट्स लिखने होंगे। तो भाई आप बताओगे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो जब डिजिटल डिवाइड ही इतना गहरा है,
जब हमारे गांव गांव तक इंटरनेट ही नहीं पहुंचा तो बैंकिंग व्यवस्था तो कैसे पहुंचेगी? ठीक है, फिर अगर आप मान लीजिए अपना कोई इंडियन सोसाइटी पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, इंडियन सोसाइटी पे कोई आंसर लिख रहे हैं जहाँ पे कोई विमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आया हुआ है, जैसे आज से 2 साल पहले क्वेश्चन आया था रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना, तो वहां पे क्यों उत्थान नहीं हो पा रहा है या क्यों उत्थान हो रहा है विमेन का, तब आप इस डेटा को यूज कर सकते हो कि भाई एटलीस्ट 31% ऑफ द विमेन हमारी जो देश में है उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था है, तो येस दे कैन बी एम्पावर्ड फर्दर विद द हेल्प ऑफ गिग इकोनॉमी। तो इस तरीके से ये जो डेटा पॉइंट्स आते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स में, नॉट जस्ट दिस रिपोर्ट बट दी अदर रिपोर्ट्स एज वेल, तो आपको इनको यूज करते हुए अपने मेंस के आंसर में, जब भी आप अपने मेंस के नोट्स बना रहे हैं, कोई सी भी ऐसी रिपोर्ट आए तो पॉइंट्स उठाइए यहाँ से और उसको लिख दीजिए अपने जो मेंस के नोट्स हैं उसमें, सो दैट जब आप मेंस के आंसर लिखेंगे अपने फाइनल अटेम्प्ट में, फाइनल अटेम्प्ट मतलब जब आप सच में लिखने जाएंगे, फाइनल अटेम्प्ट ये नहीं कि लास्ट अटेम्प्ट में, तो वहाँ ये आप यूज कर सके सो दैट जो एग्जामिनर है उसे पता चले कि भाई यस द स्टूडेंट इज रियली अपडेटेड विद दी करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। सो दैट वाज द लास्ट सरप्राइज दैट आई वांटेड टू शेयर। सरप्राइज नहीं, ज्ञान है, बांट रहे हैं, ले लो, ठीक है ना, रोज मिले, जब भी मिले उसको ले लो, खूब लो, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज दी एजेंडा ऑफ द क्लास टुडे। सो इसके साथ आ जाते हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर क्लास। अगर आज की क्लास पे आप कुछ करंट अफेयर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, सो आपको पता है कि आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन क्या है, आप आ सकते हैं टेलीग्राम पेज इकोनॉमिक्स विद नानकी पे, जहाँ पे आज की क्लास से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो अपडेट क्वेश्चनर्स है अपडेट हो जाएंगे, वहाँ आके आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हो जाती है टीचर से भी गलती, कभी करंट अफेयर्स क्वेश्चनर्स करंट अफेयर्स। हाँ, तो बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात हो रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप मेरे टेलीग्राम पेज पे आके सॉल्व कर सकते हैं। और उस कहाँ से आएंगे, टॉपिक क्या होंगे जो आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं, इसी तरीके से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए डायमेंशन को डिस्कवर करते हुए। टिल देन क्लास देखना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक दबाना भी मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।